जमीन से 600 किलोमीटर की बुलंदी पर दर्जे हरारत 258 प्लस और 148 माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान तब्दील होता रहता है। वहाँ आवाज को फैलाने के लिए हवा नहीं होती, ना हवा का दबाव होता है और ना ही ऑक्सीजन। खला में जिंदगी नामुमकिन है। डॉक्टर रियान स्टोन पहली बार एक खलाई मिशन पर गई हैं, जो स्पेस शटल एक्सप्लोरर पर STS-157 के मिशन का हिस्सा है। इनके साथ तजुर्बाकार खलाबाज मैट क्वालिस्की हैं, जो अपने आखिरी मिशन की क़यादत कर रहे हैं। स्टोन और क्वालिस्की खला में चहलकदमी करते हुए हबल टेलीस्कोप की मरम्मत का काम कर रहे हैं। यह एक मामूल का दिन है और स्टोन, क्वालिस्की और मिशन कंट्रोल के दरमियान हंसी मजाक चल रहा है। मिशन कंट्रोल हबल से डेटा नहीं ले पा रहा है और स्टोन का मिशन हबल के कम्युनिकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना है। क्वालिस्की एक नए जेट पैक की आजमाइश भी कर रहे हैं, जो ज्यादा दूर तक और देर तक काम कर सकता है। क्वालिस्की खला में 5 घंटे गुजार चुके हैं और बैटरी सिर्फ 30% खत्म हुई है। बाकी अमले में फ्लाइट इंजीनियर शेरिफ डेसारी और कप्तान शामिल हैं। स्टोन को पता चलता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि उसे कम्युनिकेशन पैनल चेक करना होगा, जो एक इजाफी घंटा लेगा। ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल टीम को इतला मिलती है कि रूसी फौज ने एक सैटेलाइट पर मिसाइल दागा है, जिसके नतीजे में खला में मलबे का एक बादल बन गया है, जो 50,000 माइल फी घंटे की रफ्तार से जमीन के गिर्द घूम रहा है। मिशन कंट्रोल मिशन को फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म देता है। थोड़ी देर बाद मलबा बहुत से सैटेलाइट्स को तबाह कर देता है, जिसके नतीजे में मिशन कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। लेकिन खलाबाजों को उम्मीद है कि जमीनी टीम उनकी बात सुन रही है। तेज रफ्तार मलबा एक्सप्लोरर से टकराता है और स्टोन को खलाई शटल से अलग कर देता है, जिससे वो खला में बेकाबू हो जाती है। कुछ लम्हे के लिए स्टोन खला में अकेली होती है। वो अपनी सिमत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि GPS सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। क्वालिस्की जल्द ही अपने जेट पैक का इस्तेमाल करते हुए स्टोन को ढूंढ लेता है और वो दोनों खलाई शटल की तरफ वापस जाने की कोशिश करते हैं। क्वालिस्की जानता है कि मलबा दोबारा इन पर 90 मिनट में हमला करेगा। वो देखते हैं कि शटल नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है और बाकी क्रू मेंबर्स हलाक हो चुके हैं। वो अपने थ्रस्टर पैक का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल खलाई स्टेशन की तरफ जाते हैं, जो तकरीबन 1450 मीटर के फासले पर है। क्वालिस्की अंदाजा लगाता है कि उनके पास 90 मिनट हैं, इससे पहले कि मलबा दोबारा उन्हें खतरे में डाले। इंटरनेशनल खलाई स्टेशन की तरफ जाते हुए दोनों स्टोन की जमीनी जिंदगी पर बात करते हैं और उनकी छोटी बेटी की मौत का जिक्र होता है। जैसे ही वो ISS के करीब पहुंचते हैं, स्टोन की ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाती है। वो देखते हैं कि अमला एक सोएज कैप्सूल में फरार हो चुका है और ISS का दूसरे कैप्सूल का पैराशूट गलती से खुल चुका है, जिसकी वजह से वो जमीन पर वापस नहीं जा सकते। ताहम क्वालिस्की मशवरा देता है कि सोएज का इस्तेमाल चीनी खलाई स्टेशन त्योंगयैंग तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, ताकि शिंजो कैप्सूल के जरिए महफूज तरीके से जमीन पर वापस जाया जा सके। ऑक्सीजन और क्वालिस्की के जेट पैक की तवानाई खत्म होने के बावजूद वो ISS के करीब पहुंचते हैं, लेकिन स्टोन की टांग सोएज के पैराशूट की डोरवे में उलझ जाती है। क्वालिस्की स्टोन को बचाने के लिए खुद को अलग कर लेते हैं और खला में तैरते चले जाते हैं। क्वालिस्की स्टोन को मजीद हिदायत देते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। ऑक्सीजन खत्म होने के करीब स्टोन ISS के अंदर दाखिल होती है, लेकिन क्वालिस्की या जमीन से राब्ता नहीं हो पाता। वो जानती है कि वो STS-157 की वाहिद जिंदा बची है। स्टेशन में आग लगने के बाद वो सोएज कैप्सूल में पनाह लेती है। सोएज को ISS से अलग कर लेती है, लेकिन कैप्सूल के फंसे हुए पैराशूट की वजह से मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हो पाती। वो खला में चहलकदमी करके डोरवे को काट देती है और जैसे ही मलबा वापस आता है, ISS तबाह हो जाता है। सोएज के पास ईंधन खत्म हो चुका है। कुछ देर
دیر بعد اسٹون ایک گرین لینڈ کے مچھیرے سے رابطہ کرتی ہے، لیکن رابطے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ آکسیجن بند کر کے خودکشی کرنے کا ارادہ کرتی ہے۔ اسی دوران کوالسکی کا خیال انہیں واپس جینے کی امید دیتا ہے اور وہ سویز کے لینڈنگ راکٹ استعمال کر کے تیونگ ینگ کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ سویز کو تیونگ ینگ کے ساتھ جوڑ نہیں پاتے، اس لیے اپنے آپ کو ایک فائر ایکسٹنگوشر کی مدد سے تیونگ ینگ کی طرف دھکیلتی ہے۔ ملبے نے تیونگ ینگ کو زمین کی طرف جھکا دیا ہے اور اسٹون شنزو کیپسول میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیپسول زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے اور اسٹون واپس زمین پر آ جاتی ہے۔ شنزو کیپسول کامیابی سے زمین کی فضا میں داخل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے نزول کے دوران کچھ نقصان پہنچتا ہے۔ کیپسول ایک جھیل میں لینڈ کرتا ہے۔ ہوسٹن سے ریڈیو پر اسٹون کو اطلاع ملتی ہے کہ انہیں ریڈار پر ٹریک کیا جا رہا ہے اور امدادی ٹیمیں ان کی طرف روانہ ہو رہی ہیں۔ اسٹون کیپسول کا دروازہ کھولتی ہے، لیکن جھیل کا پانی تیزی سے اندر آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پاتی۔ وہ ایک گہری سانس لیتی ہے اور پانی میں ڈوبنے کا انتظار کرتی ہے تاکہ کیپسول کے اندر سے باہر تیر سکے۔ جب کیپسول مکمل طور پر پانی میں ڈوب جاتا ہے، وہ اپنے سوکول اسپیس سوٹ کو چھوڑ کر باہر تیرتی ہے۔ وہ آخر کار کنارے پر پہنچتی ہے اور ریت پر گھٹنوں کے بل گرتی ہے۔ وہ کچھ دیر بعد کھڑی ہوتی ہے اور فتح مند انداز میں چلانا شروع کرتی ہے، اس بات کی علامت کے طور پر کہ انہوں نے شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی زندگی کو گلے لگایا ہے۔